इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट स्टेज है, दैट इज स्टेज नंबर 5, एडोलसेंस। ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की क्या है, हम लोगों के पास लास्ट स्टेज है। अब तक हम 4 स्टेज को क्या है पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो एडोलसेंस एज है, ये हमारी एडोलसेंस एज कहाँ से मानी जाती है, ये 10-11 साल से लेकर इसको हम लोग मानते हैं 17-18 साल तक हम इसको मानते हैं। ठीक, अब ये जो स्टेज रहेगी एडोलसेंस वाली, एडोलसेंस मतलब कि बच्चा जो है अब किशोर अवस्था में, बच्चा जो है वो किशोर अवस्था में अब क्या है कि वो प्रवेश करने वाला होता है यहाँ पर। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि पहला इसमें जो इसका फिजिकल डेवलपमेंट है, तो अगर हम इसके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो अचानक से एकदम उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अभी तक जितनी भी स्टेजेस थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्री नेटल स्टेज है, ठीक, जो प्री नेटल स्टेज थी उस प्री नेटल स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, वो सबसे फास्टेस्ट थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही वो फिफ्थ स्टेज में एंटर करता है तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ की जो स्पीड है वो क्या होती है, वो एकदम अचानक से बढ़ जाती है, एब्रप्टली उसमें चेंज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब ये जो स्पीड में चेंज हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट में, इसी को दूसरा नाम दिया गया है स्प्रट ग्रोथ, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है इसको हमने बोला है स्प्रट ग्रोथ। अब ये स्पीड में क्यों हुआ है, इसका जो रीज़न है, ठीक है, कि ये जो स्पीड बढ़ी है तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है प्यूबर्टी का जो स्टार्टिंग फेज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब अब बच्चा क्या कर रहा है, यौवन अवस्था में वो प्रवेश करना चाह रहा है। ठीक है, तो जो प्यूबर्टी का जो पहला स्टेज है, उस जो पहला फेज है, उस रीजन की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे की जो स्पीड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। स्पीड किसकी, फिजिकल डेवलपमेंट की। अब इस प्यूबर्टी में भी ये जो स्पीड है ये क्यों इंक्रीज हुई है, तो प्यूबर्टी का एक तो हो गया स्टार्टिंग फेज ऑफ प्यूबर्टी बच्चे का शुरू हो चुका है, जो यौवन अवस्था है। अब प्यूबर्टी में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो प्यूबर्टी में भी ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू जो बच्चे के क्या है, हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स की वजह से क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, अब ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी हमारे चेंज करते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं। अब इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चे के अंदर, तो देखो बच्चे के अंदर अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो अगर हम लड़के और लड़कियों की बात करें तो जो पिछली स्टेज है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टेज नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो जो इससे पिछली स्टेज है, उस पिछली स्टेज में क्या होता है कि जो वॉइस है, लड़के और लड़की की जो वॉइस है वो क्या है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी सेम है। ठीक, उनको देखने में भी क्या, कि अगर हम लड़की की बॉय कट करा दें तो वो क्या देखने में भी थोड़े से सेम सेम लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस स्टेज में एंटर करता है तो दोनों की जो वॉइस है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंजपन शुरू हो जाता है। यहाँ पे बॉय की जो वॉइस है वो क्या होता है, थोड़ी सी भारी हो जाती है, यानी कि थोड़ी कर्कश भी बोल सकते हैं, यानी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जैसे फटी हुई सी आवाज़ रहती है। लड़की की जो वॉइस है, लड़कियों की वॉइस में भी थोड़ा सा चेंजेस आने यहाँ पे शुरू होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे की जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी क्या है, अब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब साथ के साथ क्या होता है कि इस स्टेज में आने पर, अगर हम पिछली स्टेज की बात करें तो जो पिछली स्टेज थी वहाँ बच्चे की हाइट क्या थी, वो रुकी हुई थी। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में आने पर क्या होता है, बच्चे की हाइट, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो बच्चे की हाइट क्या बहुत स्पीड के साथ बढ़ती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या है, जैसे बच्चे इस तरह से है, तो इस वाली स्टेज में आने पे वो ऐसा लगता है जैसे बच्चे को पकड़ के किसी ने खींच दिया हो। ठीक है, वो ऐसा हो जाता है। तो उसकी हाइट भी क्या है, हाइट भी उसकी इंक्रीज हो जाती है, साथ के साथ उसका वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में आने के बाद। तो ये क्या है, इस स्टेज के हमारे फिजिकल डेवलपमेंट है। अब फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की।
तो हम लोगों ने लिखा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो जो पिछली स्टेज थी, तो पिछली स्टेज में हमें पता है, अगर हम फर्स्ट स्टेज से बात करें तो स्टेज फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज में क्या है कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे का क्या है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक। फोर्थ स्टेज में आके वो क्या करता है, वो लॉजिकली चीज़ों को सोचना भी शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो एक तो स्पीड रहेगी, स्पीड इज़ फास्टेस्ट। ठीक है, स्पीड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, यानी कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या है, बहुत ही फास्ट तरीके से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चे की साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने लिखा साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्टेड। बच्चा यहाँ पे अब पूरी तरीके से क्या है, लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर चुका होता है यहाँ। ठीक। ये हो गया उसका क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अभी तो सिर्फ इसके ऊपर ऊपर से इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब हम पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ठीक। नेक्स्ट आता है उसका क्या, सोशलाइजेशन। जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, तो उसमें हम वर्ड ले लेते हैं ये सोशलाइजेशन। ठीक है, जो बच्चे का सामाजिकीकरण है। तो जो सोशलाइजेशन होता है, अगर हम पिछली स्टेजेस की बात करें तो देखो, स्टेज नंबर जो फर्स्ट है, स्टेज नंबर फर्स्ट में उसका सोशलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि अभी वो माँ के गर्भ में ही है। ठीक है, उसके पेट में ही है। ठीक। स्टेज नंबर टू पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, ठीक, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स की वजह से। हम लोगों ने लिखा उसके पेरेंट्स की वजह से, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी वजह से, और जो उसके भाई बहन हैं उनकी वजह से सिर्फ। क्योंकि बच्चा बाहर भी अगर जाएगा, ठीक है, यहाँ बच्चे ने जन्म ले चुका है सेकंड स्टेज में, लेकिन अगर बच्चा बाहर भी जाएगा तो वो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ जाता है। ठीक। थर्ड स्टेज में बच्चा अब स्कूल भी जाना शुरू कर चुका है और वो प्लेग्राउंड में भी जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, एक तो टीचर्स इफेक्ट करते हैं उसको, साथ के साथ क्या करते हैं उसके जो पीयर्स हैं, लेकिन रोल किसका ज़्यादा रहता है, रोल ज़्यादा रहता है यहाँ पे टीचर्स का। ठीक है, दोनों का रोल है, ये ध्यान रखना, दोनों रोल तो दोनों का ही, लेकिन ज़्यादा किसका है, वो है टीचर का। फोर्थ स्टेज में भी क्या है कि अब बच्चा प्लेग्राउंड में भी खेल रहा है, ठीक है, और पीयर्स भी हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब टीचर का रोल घट जाता है, लेकिन पीयर्स का रोल क्या है, वो बढ़ जाता है अभी दोनों का ही। लेकिन जो ये फिफ्थ स्टेज रहेगी, इसमें देखना कि इसमें अब जो सिर्फ रोल रह जाएगा वो सिर्फ रह जाएगा पीयर्स। अब उसके लिए सब क्या है, सब कुछ अब उसी के लिए उसके दोस्त ही हैं। ठीक। तो अब जो इसके सोशलाइजेशन आते हैं, तो सोशलाइजेशन सिर्फ किसकी वजह से होता है, पीयर्स ओनली। सब कुछ इसी के ही, जो भी हैं सब कुछ दोस्त हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस स्टेज में आने के बाद ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड कैसे, कि उन्हें ये लगने लगता है कि हाँ हम लोग अब बड़े हो चुके हैं। ठीक, अब तो हम जवान हो गए हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो हाइट है, ठीक, उनकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उनमें ना थोड़ी सी फीलिंग आने लगती है, दादा वाली फीलिंग, कि हाँ हम तो दादा हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स में क्या हुआ कि जैसे फिफ्थ क्लास तक की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम फिफ्थ क्लास तक की बात करें तो उसमें जैसे सपोज करो ये कुछ बच्चे हैं ये, लेकिन कुछ एक एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी हाइट क्या बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि ये जो बच्चा है इसमें दादा वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं बड़ा हूँ क्लास में। तो ये सबको क्या है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज है कि हाँ, कि ये बच्चा है या बड़ा है, लेकिन ये मान के चलता है कि हाँ मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है। साथ के साथ इस स्टेज में आने के बाद जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स थोड़ा रोका टोकी करते हैं, तो इन्हें वो चीज़ क्या है, पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, थोड़ा पेरेंट्स से दूरी बना के रखते हैं। तो ये सोशलाइजेशन हुआ। सोशलाइजेशन के बाद हमारे पास आता है बच्चे के जो इमोशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, जो उसके संवेग हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे के जो संवेग हैं वो क्या है ना, टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं, तो उनमें कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं। ठीक है, अभी तो वो खुश है, फिर एकदम गुस्सा भी हो जाएगा, किसी छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उसमें क्या है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये भी किसकी वजह से आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो जैसे जैसे उसके हार्मोन्स चेंज होते जाते हैं, तो उसके क्या है, जो इमोशंस हैं उनमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे उसके इमोशंस चेंज होंगे, तो देखो, इमोशंस में चेंज होने की वजह से जो रिजल्ट हो सकता है, अगर बच्चे को यहाँ
इस स्टेज में अगर बच्चे के पेरेंट्स ने और टीचर्स ने उनका साथ नहीं दिया तो देखो वो क्या क्या रिजल्ट में हो सकता है। इमोशंस की वजह से बच्चा क्राइम की दुनिया में जा सकता है, बच्चे को बैड हैबिट्स लग सकती हैं यहाँ पर आके। अगर हम तुम लोगों ने देखा हो तो आजकल सिर्फ इसी एज के जो बच्चे हैं, जो 11 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, ज़्यादातर क्राइम्स में यही मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पीयर्स हैं, अब ये जो हैबिट्स लगेंगी, ये हैबिट्स किसकी वजह से लगेंगी? ये हैबिट्स लगेंगी बच्चे के अंदर उसके पीयर्स की वजह से। अगर पीयर्स उसके अच्छे नहीं हैं तो उसको हैबिट भी कैसी लगेंगी? उसको गंदी ही हैबिट्स लगेंगी। ठीक, अब यहाँ इस स्टेज में आने के बाद क्या करना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एक ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए घर में कि ये बच्चा आके अपनी सारी बातें शेयर करे पेरेंट्स के साथ। और पेरेंट्स को यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की सारी बातों को सुने, ध्यान से सुने। ठीक है, और उसे एक दोस्त की तरह उसे समझाएं इस स्टेज में आने के बाद। ठीक, अदरवाइज वो क्या करेगा? वो क्राइम में चला जाएगा। और इस स्टेज में जिस बच्चे की हैबिट, ये ध्यान रखना, हैबिट, हैबिट में क्या कि अगर यहीं इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, चेक करता है कि चल एक बार सिगरेट पी के देखते हैं, स्मोकिंग करके देखते हैं, एक बार चल ड्रिंकिंग करके देखते हैं। अगर बच्चे की इस स्टेज में ये जो हैबिट्स हैं अगर ये कंटिन्यू रह गई तो ये फिर क्या है, ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन अगर बच्चे ने इनको चेक कर लिया और ये हैबिट छूट गई तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ भाई बच्चा आगे जाके पिएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है कि इसी स्टेज में ये सारी हैबिट्स भी सीखता है जो बैड हैबिट्स हैं। क्राइम्स में अगर इसी में अगर बच्चे को आदत लग गई क्राइम करने की और उसको किसी ने समझाया नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर लाइफ लॉन्ग वो एक क्रिमिनल ही बन जाता है। ठीक, अब इसमें जो मेन चीज़ आती है कि अब हम ये बोलते हैं कि जो मेन एडोलसेंस है, इस एडोलसेंस में है क्या? ठीक है, तो देखो एडोलसेंस में क्या होता है कि बच्चा क्या है, स्टेज 4 तक अभी चाइल्ड ही है। अब चाइल्ड से जो है ना बच्चा अब जवानी की तरफ चल रहा है, वो अडल्ट बन चुका है। तो जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस हमारा एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के थ्रू ही बच्चे को होके जाना है यहाँ अडल्टहुड की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर जो ये ब्रिज है तो हम लोग बोलते हैं कि जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस हमारा वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। किस किस के बीच में? चाइल्ड और अडल्ट के बीच में, जब वो चाइल्ड से अडल्ट बनने की फेज में होता है। यानी कि जो ये फेज कौन सा है? ये है ट्रांजिशन फेज। अब ट्रांजिशन फेज का मतलब होता है एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक, अब इस उम्र के जो बच्चे रहेंगे ना, जो एडोलसेंस में रहेंगे, अगर टीचर्स ने ध्यान दिया हो, जो प्राइमरी क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लिखेंगे दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा कि दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज। ये सुनते नहीं है बच्चे जो हैं, डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, अब यहाँ इस उम्र में आने के बाद बच्चे को क्या है, तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर उसको तनाव रहता है, वो सुनेगा नहीं, वो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक क्या, स्ट्रेस रहेगी। तो दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की इसको एज बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, दूसरा इसका एक नाम है। अब ये बताया किसने था? ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड दिया किसने है? तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड है नेम इज गिवन बाय जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल ने ये नाम दिया था। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको ना सिर्फ एडोलसेंस तक ही पढ़ना है। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है ना कि बच्चा अब क्या है, अडल्ट बन चुका है। तो अडल्ट के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमको क्या करना है, हमको सिर्फ स्टेज नंबर 5 तक पढ़ना है। सिर्फ यही हमारा क्या हो जाता है, लास्ट होता है। तो ये क्या थी, टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस थी, जो कि हमने क्या है प्रॉपर वे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्या है कवर कर लिए हैं। लेकिन हाँ, इसमें ना एक चीज़ और है, वो हमें और याद रखना है
कि जैसे क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन है हम लोगों के पास इस तरह से कि स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर चार स्टेजेस में बात करें और चार स्टेजेस में वो हमसे पूछता है कि फिजिकल डेवलपमेंट किस में ज़्यादा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट है स्टेज नंबर फर्स्ट में। वहीं अगर वो हमको क्वेश्चन दे दे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट किस में ज़्यादा है, तो तब फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा हमारा फिफ्थ स्टेज में ज़्यादा है। ठीक है,